नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रीत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम बघेल सूबे के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कर रहे हैं। वे सीधे जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसके निराकरण के निर्देश भी दे रहे हैं। इस दौरान जनता की मांगों पर संवेदनशीलता दिखाने के साथ ही सीएम बघेल ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सख्ती दिखाई। पहले दिन सीएमओ पर निलंबन की गाज गिरी तो दूसरे दिन जल संसाधन विभाग के ईई नप गए। त्वरित का फैसले लेकर बघेल ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। फिर वे सूबे की सत्ता में काबिज होने की हर संभव कोशिश करेंगे। सीएम बघेल के भेंट मुलाकात का आज चौथा दिन है। सीएम ने जन चौपाल के दौरान किसानों की शिकायत पर एक पटवारी को तत्काल निलंबित करने का आदेश दे दिया। मतलब साफ है कि मिशन 2023 के लिए भूपेश बघेल पूरी तरह से जुट गए हैं। कांग्रेस 2023 को होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं बीजेपी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और सरकार की नाकामियां जनता को गिनाने में जुटी है। ऐसे में इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। विस्तार योजना का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अलग अलग विषयों को लेकर जानकारी लेंगे, पुराने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ सरकार के कामों की समीक्षा करेंगे, गौठान देखेंगे, गौठान में कितना प्रोग्रेस हुआ देखेंगे, गौठान में कितनी गाय है ये देखेंगे, निर्माण कार्य पूछेंगे 3.5 साल में कोई बना है क्या, कोई सड़क पुलिया स्कूल अस्पताल कोई काम हुआ है क्या, और गांव में बैठकर पूछेंगे प्राइमरी स्कूल किसने बनाया, मिडिल स्कूल किसने बनाया, हाई स्कूल किसने बनाया, हायर सेकेंडरी किसने बनाया, ये पीएससी किसने बनाया, सीएससी किसने बनाया, ये तालाब का सौंदर्यीकरण किसने किया, ये मंगल भवन किसने बनाया, सबका जवाब आएगा भारतीय जनता पार्टी। नेता कार्यकर्ताओं का ख्याल रखे होते, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखे होते तो 2018 के विधानसभा चुनाव में इतनी दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। आज भारतीय जनता पार्टी के जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं कार्यकर्ताओं का विश्वास खो चुके हैं, जनता का विश्वास खो चुके हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व का विश्वास खो चुके हैं। इनका बूथ स्तर पर जाना सिर्फ फिजूल की कवायद है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब देखिए कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जनता कांग्रेस के प्रति अपने समर्थन को और बढ़ा रही है। 4 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीते, नगरीय निकाय चुनाव के दोनों चरणों में कांग्रेस प्रत्याशी के जीते, हमारी 14 महापौर चुनाव जीत के आए, नगर पालिका नगर पंचायतों के साथ साथ पंचायतों के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार धाराशायी होते जा रही है। आपके खुद के कलेक्टर तो मिशन 2023 को लेकर दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगा रही है। एक तरफ अगर कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की नाकामियां गिना रही है। चलिए तो अपनी खास चर्चा हम शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर हैं, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा है और फोन लाइन पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंह देव है। अनुराग सिंह देव जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करने चाहूंगी। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जनता से सीधे जुड़ने की उनकी कोशिश है। ऐसे में बीजेपी को क्या परेशानी है? मुख्यमंत्री जी के दौरे से कोई परेशानी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के दौरे का तो स्वागत है, लेकिन बीजेपी ये प्रश्न खड़ा कर रही है कि मुख्यमंत्री जी और ये सरकार 4 साल कहाँ थी, 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में न तो कोई ग्राम सुराज लगा, न लोगों के आवेदन दिए गए, न कहीं चौपाल लगा, न कहीं कलेक्टर मंत्री मुख्यमंत्री ने अपना उड़न खटोला उतारा, कोई परवाह नहीं थी। अब चूंकि चुनावी वर्ष आने को है तो 4 साल 4.5 साल के बाद दौरा शुरू हुआ है, तो बीजेपी तो प्रश्न कर रही है कि ये 4 साल आप कहाँ थे। और किसी ने कहा है कि भाई
बड़ी देर से दर पे आंखें टिकी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो ये तो प्रश्न है जनता के मन में। धनंजय सिंह ठाकुर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो सवाल यहाँ पर अनुराग सिंह देव कर रहे हैं कि पिछले 4 साल से क्या कर रही थी कांग्रेस, अभी अभी चुनाव आने वाले हैं 2023 को लेकर, और तो अभी दौरे शुरू हुए हैं। धनंजय जी, आप अपना अनम्यूट कर दीजिए कॉल, शायद आपका म्यूट हो गया है, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फोन का जो अनम्यूट बटन उसको टच कर सकते हैं। जी कहिए। हेलो, बताइए बताइए, कहिए। आई आवाज? अपनी बात रखिए धनंजय जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी असल में अस्तित्व अपना खो चुकी है। अगर भाजपा के नेता ये पूछ रहे हैं कि 4 साल तक भूपेश बघेल जी कहाँ थे, मतलब आप मान के चलिए कि सत्ता खोने के बाद भाजपा के नेता सो गए थे, जनता से उनका कोई भेंट नहीं हुआ, ना ही किसानों से उनका संपर्क हुआ है, ना तो युवाओं से उनका संपर्क हुआ है। इस पर समझ में आता है क्योंकि मुख्यमंत्री के शपथ लेने के तत्काल बाद से आज तक भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के जनता के लिए, यहाँ किसानों के बेहतरी के लिए, यहाँ की कला संस्कृति परंपरा तीज त्योहार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा अगर पूछ रही है कि मुख्यमंत्री जी कहाँ थे, सरकार थे, तो ये समझ में आ गया है कि भाजपा को जब जनता ने सत्ता से धक्का मार के बाहर किया, उसके बाद भाजपा के नेता गहरी निद्रा में थे, उनके जनता से कोई सरोकार नहीं था। हमारे साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार ऐसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं। इससे पहले रमन सिंह ने भी अपने दौरा शुरू किया था, ग्राम स्वराज अभियान चलाया था, वो भी जनता के बीच जाते थे, लेकिन वो बिना बताए जाते थे। यहाँ बता के साथ समस्या, पूरी टीम लेकर के राज्य सरकार, पूरी टीम लेकर के मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, अधिकारियों की टीम पहुंच रही है, और तो तत्काल निराकरण की जो बात आ रही है, स्पॉट पे निर्णय हो रहे हैं, चाहे निलंबन की बात हो, चाहे विकास कार्यों की बात हो, लोकार्पण भूमि पूजन के साथ लोगों की जो समस्याएं, मेन बात है इसमें छोटी छोटी समस्या आ रही है, जिस पर मुझे लगता है सरकार जरूर इस भेंट मुलाकात के बाद इस पर चिंतन करेगी। राशन कार्ड की समस्या आना, कि लोगों का राशन कार्ड नहीं बनना, 16 किलोमीटर दूर राशन लेने की जाने की जो बात आ रही है, 16 दूनी 32 किलोमीटर यदि कोई एक दिन राशन लेने जाता है, उसकी बात है। स्कूल में बात आ रही है कि छात्रावास की अब मांग उठ रही छात्राओं की ओर से कि दूर स्कूल जाना पड़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में दूरस्थ क्षेत्रों में ये जो कमी आ रही है, भूजल स्तर की बात जो आ रही है कि जमीन में सूरजपुर जैसे क्षेत्र में यदि कम हो रहा है भूजल स्तर, उस पर चिंतन की आवश्यकता है कि किस ढंग से इसको बढ़ाया जाए। जबकि 42% वनाच्छादित छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है? रायपुर में समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े शहरों में जहाँ कंक्रीट के जंगल है, वहाँ की दिक्कत अलग चीज है। आप जो गोठान के मामले में क्रियान्वयन में गड़बड़ियां सामने आ रही है, डीएफओ तक को निलंबित किया गया है। तो निलंबन के साथ साथ मुझे लगता है कि जो जो कमियां यहाँ पे आ रही है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज निलंबन की कार्रवाई हुई है, तो कुल मिलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये जो मूलभूत ग्राउंड की आवश्यकता रहती है, इसको कंप्लीट किस तरह से दुरुस्त किया जाए, इस पर सरकार को चिंतन का निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी जब लौटेंगे यहाँ से, तो शासन स्तर पर इस पर चर्चा होगी और कोई ठोस नीति सामने आएगी पूरे दौरे के दौरान, जो भी मांग लोगों की ओर से उठ रही है। एक दूसरा, जो अभी 4 दिन के दौरे के साथ ही आज भाजपा की ओर से जो बात आ रही है कि दुर्ग का, बिलासपुर और रायपुर तीनों संभाग में अलग अलग बैठक लेकर के बात यहाँ तक आ गई कि बिलासपुर में सह प्रभारी नितिन नवीन जी बिहार के मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री, तो उनकी ओर से ये बात कही गई है कि यहाँ अब मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। ये बड़ी चर्चा का विषय है कि अब मोदी के चेहरे के छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा जाएगा और कमल के फूल। ये दो बातें उन्होंने आज जो सामने आ रही है, जो कि राजनीतिक स्तर पर बड़ा गहमागहमी और चर्चा का विषय। जबकि रमन सिंह जी पहले ही कर चुके हैं कि वे एक छोटा चेहरा है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे दावेदार हैं। उसके बाद इस प्रकार की बात आ रही है, एक सामूहिक नेतृत्व, कोर ग्रुप। ठीक है कि भाजपा में कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि जब सत्ता में भाजपा नहीं रहती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होता, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के सिनारियों में हम देखें तो भूपेश बघेल की लोकप्रियता को देखते हुए धीरे धीरे प्रधानमंत्री का चेहरा को जिस तरह सामने लाया जा रहा है, तो इस पर कांग्रेस को भी विचार करना पड़ेगा। जी
बिल्कुल, कई और ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस को विचार करने की यहाँ पर जरूरत है। धनंजय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव को लेकर कोई बड़ा चेहरा पार्टी की तरफ से आ सकता है? जी, क्या कोई बड़ा चेहरा जैसे बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने रखकर जो है चुनाव यहां पर लड़ने की बात की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन है, चेहरा विहीन है। इनके पास ना तो कोई चेहरा है, ना तो कोई नीति है, ना एजेंडा। इस पर समझ में आ गया। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार जनता के बीच काम कर रही है। हमारा सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री जी और हमारे सरकार के काम है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसको विचार करना है कि उनके पास आखिर ऐसा क्या है, क्या कमी है। ये उनका मामला है। जो प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को छत्तीसगढ़ में चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा की, इस पर समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी जी अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है? क्या प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री का पद छोड़ रहे हैं? इस पर समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, लोकसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने श्री मोदी के चेहरे को सामने करके 9 लोग यहाँ पे भाजपा के सांसदों को टिकट दिया था। और आज जब सांसद जो बन चुके हैं, उसके बाद किस प्रकार से निष्क्रियता भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की है। तो डमी जो सांसद है छत्तीसगढ़ के भाजपा के, मतलब डमी सांसद कहूंगा, निष्क्रिय सांसद कहूंगा, जो छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को अपने सरकार के पास नहीं रख पा रहा है। छत्तीसगढ़ में 36 से अधिक ट्रेनें बंद है। यहाँ पे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा है, ना तो नियत है, ना उसके पास नीतियां है। हमारे पास कांग्रेस का नीति सिद्धांत है, हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, ठेठ छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो किसान भी है, जो खेती किसानी के बारे में जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपरा, तीज त्योहार के बारे में जानते हैं, जो सहज है, सरल है, हर किसी से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, वो चेहरा हमारे पास में है। हमारे पास कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे पास में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे पास में है। और देखेंगे, मैं भी दूसरे चैनल में बैठा हुआ था, वहां पे चर्चा हो रही थी कि पूर्व की सरकार के दौरान भी विकास यात्रा निकाले जा रहे थे, हमारा भी कार्यक्रम चल रहा। तो मैंने उसमें जवाब दिया था कि पूर्व में जब रमन सिंह जी विकास यात्रा निकालते थे, तो स्कूल के बच्चे जब स्कूल में सुविधाएं मांगते थे, सड़क मांगते थे, जब शिक्षक मांगते थे, वहां के लिए जो आवश्यक चीजें वो मांगते थे, रमन सिंह की सरकार में उन बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाया जाता था, उनके ऊपर धाराएं लगाई जाती थी, उनके ऊपर केस दर्ज होते थे। और अभी भूपेश बघेल जी गए हुए हैं, तो वह देखेंगे स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर वो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, बच्चों के साथ पार्टी खेल रहे हैं, बच्चों के साथ बैठ के भोजन करा रहे हैं, बच्चों को हेलीकॉप्टर बैठ कर घुमा रहे हैं। तो ये सहज और सरल भाव जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का है, इसके आगे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। और एक अच्छी बात है ना, अगर नरेंद्र मोदी जी के चेहरा को ले, चलिए ठीक है, मैं अनुराग सिंह से उनका जवाब ले लेती हूँ। अनुराग जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। अनुराग जी, कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं 2023 के चुनाव को लेकर? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं तो पूछ रहा हूँ धनंजय ठाकुर जी से कि ग्राम स्वराज अभियान पिछले 4 वर्षों में आपने कहाँ चलाया? आपने समीक्षा बैठकें कितनी की जिलों में जाकर? आपने औचक निरीक्षण कितना किया? नहीं बता पाएंगे। आज भी मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन बंद है, इनसे पूछ लीजिए यदि चल रहा होगा तो जनता से तो संवाद इनका पूरी तरीके से पिछले 4.25 वर्षों में समाप्त हो चुका है। अब 38 विधायक इनकी डूबती रही है, ये खुद बता रहे हैं कि 38 विधायकों की हालत हमारी खराब है, यानी कि कांग्रेस बहुमत से दूर है। अब उसको कंपनसेट करने के लिए जमीन नहीं मिल रही। अब बोल रहे गुड गवर्नेंस। अरे गुड गवर्नेंस करना था तो 4 साल करना था। अब 4.25, अब 1 साल बच गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई, तब गुड गवर्नेंस का क्या औचित्य है? प्रश्न ये उठ रहा है आज ना। और आज तो मैं चुनौती दूंगा कि सरगुजा का प्रवास कर रहे हैं मुख्यमंत्री। सरगुजा में पट्टू जनजाति के सैकड़ों लोगों की मौत हुई, लेकिन उसका रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाया कि उनकी मौत क्यों हुई। आदिवासियों की विशेष संरक्षित जनजाति थी। आज वहां पर कोल एरिया में, कोल एक्सटेंशन में 4 लाख पेड़ कटने जा रहे हैं सरगुजा के अंदर। आदिवासी विस्थापित हो गए, उसके वन्य जीव पर संकट है, उसका क्या उत्तर दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी वहां पर? तो आज तो प्रश्न अनुत्तरित है ना। ये निलंबित कर रहे हैं किसको? डीएफओ को। क्यों कर रहे हैं? गोठान का काम पूरा नहीं हुआ। अरे पशु विहीन वहां पर गोधन जब है ही नहीं, आप गोठान की बात कर रहे हैं और गोठान पूरा नहीं हुआ, निलंबित किए जा रहे हैं। ये सरकार
ठाकरे सरकार उसके बाद प्रश्न उठाएगी। तो आज तो इनके दौरे प्रवास की जो कलई है वो खुल गई। कांग्रेस के लोगों से घिरे हुए हैं, औचक निरीक्षण करने का साहस नहीं है, बता के जाना पड़ रहा है, आवेदन ले नहीं रहे, कम से कम आवेदन ले रहे। अब छुट्टियां लग गई है, बच्चे कहाँ से आ गए स्कूल में? अभी तो आपने डिक्लेयर कर दिया था गर्मियों की छुट्टी, अब स्कूल भी लग गया, मुख्यमंत्री जी आ गए। तो ये तो एक प्री प्लान्ड और एक पहले से मंची कार्यक्रम है, वो चल रहा है यहाँ पर। चलिए, हमारे साथ के शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, एक तरफ यहां पर सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार दौरे चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है मुद्दे यहां पर निकाल रही है। ऐसे में आम जनता के लिए यहां पर बड़ी क्या कह सकते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है आने वाले चुनाव को लेकर। चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। धनंजय सिंह ठाकुर का मैं रुख करना चाहूंगी। धनंजय जी, आने वाले दिनों को लेकर कोई प्लानिंग, जिस तरह से मुख्यमंत्री अभी तो लगातार दौरे वो कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं, यहां तक कि सख्त यहां पर कार्रवाई भी की जा रही है, निलंबन की कार्रवाई हो रही है, और ऐसे में क्या यहां पर ये माना जाए कि अब जो है मुख्यमंत्री काफी सख्त हो गए हैं आने वाले दिनों को लेकर? देखिए, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो जनता तक बेरोक-टोक पहुंचे, और जनता को जो सरकारी दफ्तरों में जो काम कराने हैं उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको उस काम को करना चाहिए। अगर कोई गैर जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी है या कोई जनता से पैसा उगाही कर रहा है, उसको सस्पेंड किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और जो अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति में दायित्व नहीं कर रहे हैं उसकी प्रशंसा भी की जा रही है। ये रमन सिंह की सरकार नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, रमन सिंह की सरकार के दौरान दंतेवाड़ा में एक बड़े अधिकारी हुआ करते थे जो जमीन घोटाला किए थे, जिसका केस अभी राज्यपाल राजभवन में फाइल गई हुई है, और वो अधिकारी जो आदिवासियों के जमीन में हेरा फेरी किए थे, घोटाला किए थे, वो नौकरी छोड़ के भाजपा के सदस्य बन गए। आज भाजपा के बड़े नेता हैं और भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे। जब किसानों के जलाशय को बेचने वाले जल संसाधन के अधिकारी आज भाजपा के सदस्य हैं, तो भ्रष्ट अधिकारी, घोटालेबाज अधिकारी, रक्षा बढ़ाने अधिकारी वो तो भाजपा में जाते हैं। हमारी सरकार में नहीं चलेगा। हमारी सरकार में जनता के प्रति दायित्व को निर्वहन करना पड़ेगा। जो अधिकारी कर्मचारी बेहतर काम करेंगे उनकी प्रशंसा होगी, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करेंगे, जनता कार्यों में कोताही बरतेंगे, लापरवाही करेंगे, उनको सजा मिलेगा। मैं सूरत अनुराग सिंह जी की मैंने पहले ही कहा ना कि 4 साल होने में जा रही हमारी सरकार को, अगर सत्ता मिलने के बाद हमने जो लगातार काम किया है, ठीक उसी तरह सत्ता खोने के बाद भाजपा चले गए थे। ना किसानों से कोई सरोकार था, ना यहाँ कला संस्कृति परंपरा से कोई सरोकार था। चलिए, ठीक है, मैं अनुराग जी से जवाब ले लेती हूँ। धनंजय जी, मैं अनुराग जी से जवाब ले लेती हूँ। अनुराग जी, भ्रष्टाचार को लेकर जो यहाँ पर आरोप यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने लगाया ही नहीं 4 साल में कोई जन चौपाल। दूसरी बात है कि ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का तो जीवंत उदाहरण कांग्रेस की सरकार है, जिसमें बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि पीएससी भी डिस्प्यूटेड है, विवादित है। यहाँ पर रेत उत्खनन का, रेत माफियाओं का इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है कि रेवेन्यू और पुलिस के अधिकारी उसके सुरक्षा में लगे हुए हैं। यहाँ अवैध शराब का गोरख धंधा चल रहा है। तो ये सब तो इनको दिखाई दे नहीं रहा है, या दिखाई भी दे रहा है तो आंख बंद किए हुए हैं। ये बोलते हैं अवैध रेत उत्खनन होगा, कलेक्टर एसपी जिम्मेदार होंगे। अरे, उनको ही निर्देश है ये सब कराने के लिए, और जगह जगह पर अवैध उत्खनन हो रहा है। तो भ्रष्टाचार तो ये खुद सरकार लिप्त है पूरी तरीके से। कोयले में भ्रष्टाचार हो रहा है, चावल में भ्रष्टाचार हो रहा है, सारी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो वो भ्रष्टाचार की जगह, उसमें कार्रवाई करने की जगह जो निरीह कर्मचारी है उनको आप निलंबित कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि आप बड़े कर्मठ हैं और गुड गवर्नेंस यदि है तो गुड गवर्नेंस तो 4 साल दिखना चाहिए था ना। अंतिम साल थोड़ी ना गुड गवर्नेंस की मॉनिटरिंग की जाती है। तो अभी इसका अर्थ है कि चलिए, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि समय यहाँ पर खत्म हो चुका है, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।